हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं मनु श्रीवास्तव यानी आपका सीएम सर स्वागत करता हूं आपका मोशन लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों से आप लोग मेरे से कह रहे थे कि सर एक वन शॉट वीडियो बनाइए जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम्ड रिएक्शन कवर हो जाएं। नेम्ड रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल नीट और जेईई दोनों में ही ये आती हैं। तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ आपके पसंदीदा आपकी चॉइस का टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम्ड रिएक्शंस। तो चलिए नेम्ड रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट किए बिना। चलिए, सेबेथियर सैंडन रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन में हमारी ये पहली रिएक्शन है। देखिए, इस नेम्ड रिएक्शन चैप्टर में ना सिर्फ हम लोग नेम्ड रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे बल्कि कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का डिस्कस करेंगे, भले ही नेम्ड नहीं है बट फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है सेबेथियर सैंडन रिएक्शन। ये क्या होती है? ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसमें निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ हो। हाइड्रोजनेशन किसका? एल्कीन और एल्काइन का। इससे हमारा एल्केन बनता है। आपका निकेल एज ए कैटलिस्ट जब भी यूज होता है तो हम लोग इस रिएक्शन को नाम देते हैं सेबेथियर सैंडन रिएक्शन। यहाँ पे एल्कीन लें चाहे एल्काइन लें, दोनों का अल्टीमेट प्रोडक्ट एल्केन बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड जैसे आपका CH3Cl हो गया, C2H5Br हो गया, एल्काइल हैलाइड यानी RX, और रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखिएगा ड्राई ईथर जरूरी है क्योंकि अगर आप ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो फिर आपका जो मॉइस्ट ईथर अगर हुआ तो सोडियम मेटल आपकी रिएक्ट कर सकती है मॉइस्चर से, याद रखिएगा। तो अब इस मेथड से हमारी एल्केन बनती है और कार्बन हमारे डबल हो जाते हैं। जैसे अगर आपका RX हमने लिया है, R में अगर 2 कार्बन है तो RR में 4 कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन है तो 6 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे आपका RX से आपका RR बना। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे CH3Cl लिया, सोडियम ड्राई ईथर डाला, CH3CH3 बन गया। C2H5Br लिया, इसमें हमने फिर ड्राई ईथर डाला इन सोडियम के साथ, तो हमारा क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। अच्छा देखिए, यहां पर एक चीज यहां पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए यहां पे हमने C2H5Br लिया है और साथ ही साथ में यहां पे देखिए CH3Br लिया है। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा C2H5 और CH3 मिल जाए आपस में। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। इसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये होता है कि हम लोग हेलोजन को यहां से हटाते हैं और एक फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। फिर होता ही है, और यहां से भी देखिए Br को हटा देंगे और ये फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। फिर ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C2H5। पर रुकिए, हम लोग जब भी रिएक्शन कराते हैं तो 1-2 मॉलिक्यूल लेके तो कराते नहीं है। हम लोग जब भी रिएक्शन कराएंगे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल होंगे। तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल में से हम लोग कोई 2 को चूज कर लें। जैसे देखिए ये रहा एक और C2H5, ये भी बना होगा, ऐसे लाखों करोड़ों बने होंगे। ऐसे देखिए ये भी CH3, तो ऐसे लाखों करोड़ों बने होंगे। तो देखिए ये CH3 आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ये C2H5 आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो आपका देखिए प्रोडक्ट में C2H5 यानी ब्यूटेन भी बन सकता है, और मजे की बात आपका एक प्रोडक्ट CH3 भी बन सकता है। तो हम बनाने तो चले थे एक, ये हम बनाने चले थे, पर एक ये देखिए एक्स्ट्रा बन रहा है और ये एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमारे फ्री फोकट के मिल रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए थे। तो देखिए अगर आप चाहेंगे, देखिए यहां पे C2H5 और ये CH3, ये सिमेट्रिक एल्केन नहीं है। सिमेट्रिक एल्केन अगर आप बनाते हैं इस रिएक्शन से तो बहुत अच्छे अमाउंट में बनती है, पर देखिए ये आपका कुछ वेस्ट निकल रहा है। हम ये नहीं चाहते थे बनाना, इसको हम बिल्कुल नहीं चाहते थे बनाना। तो ध्यान रखिएगा, वुड्स रिएक्शन सिर्फ सिमेट्रिक एल्केन बनाने के ही काम आती है। वुड्स रिएक्शन से हम लोग बताइए कौन सी एल्केन नहीं बना सकते, कमेंट सेक्शन में आप अभी बताइएगा कौन सी एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमारा क्या है कि हम लोग RX लेते हैं यानी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, साथ ही साथ में आपका हम लोग एराइल हैलाइड लेते हैं यानी C6H5X। अब देखिए एक बार X यानी हेलोजन आपका बेंजीन रिंग से लगा हो, एक बार आपका एल्काइल ग्रुप से लगा हो, दोनों को साथ में लिया है। तो मैकेनिज्म मैंने क्या बताई थी, ये भी वुड्स रिएक्शन ही मानी है इसको। इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले X हटेगा, X हटने से R पे फ्री रेडिकल आएगा, और एक देखिए C6H5, ये X हटने पे यहाँ एक फ्री रेडिकल आएगा। अब ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो देखिए C6H5R बन जाएगा। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनके अलावा और कौन से हमारे हाइड्रोकार्बन बनेंगे। देखते हैं हम लोग बता पाते हैं या नहीं।
चलिए नेक्स्ट है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन इज आल्सो सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। इसमें बस आपको क्या करना है, RX नहीं लेना है, RX की बजाय बस C6H5X लेना है। तो अब इसमें क्या होगा, फिर से दो फ्री रेडिकल बनेंगे। अब आपको डिसाइड करना है, कमेंट में बताना है कि इससे हमारी एल्केन कौन से बनने वाली है। हालांकि लिखा तो हुआ है, देख के पढ़ के भी बता सकते हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना है यहाँ से देखे बिना खुद से बनाने की कोशिश। अब आते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा एल्केन बनाने के लिए। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस भी जस्ट लाइक वुड्स ही है। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये वुड्स रिएक्शन की ही तरह है। इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम लोग एक्वस बेस से कराते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस यानी दो इलेक्ट्रोड डाल करके, यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से रिएक्शन होती है। जैसे देखिए ये हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, यहां हमने इसका कनेक्शन पॉजिटिव से कर दिया, इसका कनेक्शन नेगेटिव से कर दिया। इसको हम लोग एनोड बोल देते हैं और इसको हम लोग कैथोड बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन, एनोड जो है आपका जो होगा वो CH3 और CO2 यानी RR हमारे एल्केन और CO2 को बनाएगा, और जो हमारा ये क्या कहते हैं कैथोड है, इस पे हमारा H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वहां पे कुछ अमाउंट में बेस का प्रोडक्शन भी होगा। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, रिएक्शन होती कैसे है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए सबसे पहले हमारा जो सॉल्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए CH3COO लिया, ये आपका आयंस में टूटेगा। आयंस में टूट के क्या बनाएगा, CH3COO-। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ पे, ये CH3COO- है, ये O ऊपर उड़ के चला गया और प्लस Na+ बनेगा। फिर एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे हमेशा एनाइन जाता है। ओहो काफी टाइपिंग एरर हुए हैं भाई, आप पता नहीं कैसे मैंने टाइप किया। CH3COO- जाएगा एनोड पे, एनोड पे जाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने से देखिए कुछ ये फ्री रेडिकल टाइप से बन जाएगा, यानी देखिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, CH3COO फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जब भी कभी आपको ऐसी चीज दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये पोर्शन, मुझे लगता है आप लोग इसे पहचान पाएंगे, देखें आप लोग पहचानते हैं नहीं, ये क्या कहलाता है भैया, ये आपका कहलाता है CO2। तो जब भी ये बनेगा तो समझ जाइएगा कि CO2 गैस यहां से रिलीज होने वाली है, तो यहां से CO2 रिलीज होगी और ये फ्री रेडिकल इस कार्बन पे पहुंच जाएगा। इसकी भी मैकेनिज्म है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O पे माइनस, O फ्री रेडिकल, ये देखिए CO2 निकलने वाली है, CO2 सॉरी एरो गलत बन गया, CO2 निकलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, तो ये देखिए आपकी ये CO2 गैस निकल रही है और ये CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है। पर फिर वही बात, ऐसा अकेला फ्री रेडिकल तो बनेगा नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों फ्री रेडिकल बनेंगे, उनमें से किन्हीं दो को लेकर के आप यहां पर जोड़ दीजिएगा, इससे आपका बन जाएगा CH3। ये आपका एनोड का प्रोडक्ट हुआ और देखिए CO2 गैस निकली। इसी तरह कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखिए सोडियम का रिडक्शन नहीं होगा, Na+ एक जो Na है, सोडियम है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो Na से अगर Na+ बन गया ना तो वापस Na+ से Na बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पानी का रिडक्शन करवाते हैं। पानी का रिडक्शन नहीं, वाटर को इलेक्ट्रॉन दिया, तो वाटर को इलेक्ट्रॉन देने से हमारी H2 गैस बनी और OH- बना। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, ये कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे। अगेन इससे भी जो प्रोडक्ट बनाए देखिए वो सिमेट्रिक एल्केन बना है, तो जो लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन की थी वही लिमिटेशन यहाँ पे भी मानी जाएंगी। ठीक है, मीथेन यहाँ पे भी, ओ मेरे मुंह से आंसर निकल गया, आई होप आपने कमेंट सेक्शन में पुराने का जवाब दे दिया हो। यहाँ आपका मीथेन गैस नहीं बन सकती है। हाँ, आपसे पूछा जाएगा बताइए सॉल्यूशन का पीएच में क्या असर पड़ेगा समय के साथ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे OH- का प्रोडक्शन हो रहा है, तो पीएच आपका बढ़ेगा या घटेगा, आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब ये देखिए दो नेक्स्ट रिएक्शन है, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। ये बेसिकली आपके एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होती है। ये देखिए एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन लीजिए, उसकी रिएक्शन जिंक Hg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कराइए तो आपका देखिए ये जो CO बॉन्ड है ये हट जाएगा, CO बॉन्ड यहाँ पे भी हट जाएगा। और अगर वुल्फ किस्टनर करा रहे हैं तो उसमें पहले आप NH2 लेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, NH2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। साथ में एल्कोहलिक KOH लिया है, ग्लाइकोलिक OH लिया हुआ है, यानी कि आपका ग्लाइकॉल है और OH यानी बेस लिया हुआ है। तो वो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम दोनों में सेम चीज होती है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हटता है, बदले में HH आ जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा और बताना चाहूंगा इनफैक्ट कि देखिए यहाँ एसिडिक मीडियम है, यहाँ बेसिक मीडियम है।
सपोज आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है, रिडक्शन कराना है एल्केन में, दो ऑप्शन है आपके सामने। अब आपके पास क्या है कि एक ऐसा ग्रुप है जो बेस से रिएक्ट कर सकता है, मतलब एल्डिहाइड तो है ही, साथ ही साथ एक ऐसा भी ग्रुप है जो बेस से रिएक्ट कर सकता है। तो अब आप बताइए कि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने के लिए क्लीमेंसन का यूज करेंगे या आप वुल्फ किश्नर का। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जो बेस से रिएक्ट कर सकता है तो हम वुल्फ किश्नर कतई नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वुल्फ किश्नर में तो फिर ये वही बेस से रिएक्ट करता रहेगा जो दूसरा वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन हमारे कर ही नहीं पाएंगे। तो उस समय हम लोग क्लीमेंसन का यूज करेंगे। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है तो हम लोग कभी भी आपका क्लीमेंसन का यूज नहीं करेंगे, हम वुल्फ किश्नर यूज करेंगे। ठीक, मान लीजिए कोई एसिडिक ग्रुप है, जैसे मान लीजिए COOH हमारा ग्रुप हुआ, ये एसिडिक नेचर का होता है, तो अब आप वुल्फ किश्नर मत यूज करिएगा। अदरवाइज होगा ये कि आपका जो वुल्फ किश्नर का रिएक्टेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH से रिएक्ट करने लग जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके पास NH2OH टाइप का कोई ग्रुप है जो कि आपके एसिड से रिएक्ट कर सकता है, तो उस केस में आप क्लीमेंसन मत यूज करिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इस कन्वर्जन के लिए हम लोग कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे। ये लीजिए, ये आपके सामने कन्वर्जन लिखा हुआ है, ये देखिए ये कन्वर्जन हो रहा है, आपसे कहा जा रहा है बताइए क्या यूज करेंगे। ये कीटोन है, कीटोन आपका कन्वर्ट हुआ है HH यानी एल्केन में, रिडक्शन हुआ है। ये दो ऑप्शन है, क्लीमेंसन या वुल्फ किश्नर, इनमें से कौन सा यूज करेंगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये लिंडलार्स कैटलिस्ट, दिस इज नॉट अ नेम्ड रिएक्शन बट स्टिल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिंडलार एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमने इसको अपनी इस कलेक्शन में इंक्लूड किया है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, अगर हम लोग एल्काइन की रिएक्शन यानी पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएं, लिंडलार कैटलिस्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट को पॉइजन दे देते हैं, जहर दे देते हैं, उसके ऊपर पाउडर डाल देते हैं, उसका सरफेस एरिया कम कर देते हैं समहाउ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H2 ले रहे हैं, PD के साथ BaSO4 क्विनोलिन लेते हैं, या आप PD के साथ BaCO3 CaCO3 या आप सल्फर क्विनोलिन भी ले सकते हैं, कार्बन भी ले सकते हैं, काफी चीजें हम ले सकते हैं। तो जब आप इतनी सारी चीजें ले करके ये हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो देखिए होता क्या है, आपका 2H आपके ऊपर से यानी सेम साइड से अटैच हो जाते हैं, और ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो आपको सिस एल्कीन मिलती है। कैसी एल्कीन मिलती है, सिस। भाई दोनों H सेम साइड से जोड़ रहे हैं तो सिस एल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी ओजोनोलिसिस। अच्छा चलिए यहीं पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में वो नाम तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आपका मन कर जाए कि हम लोग ट्रांस एल्कीन बनाना चाहते हैं, ट्रांस एल्कीन, तो ये ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पता नहीं आपको मालूम है नहीं, लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं या पोटेशियम ले सकते हैं और लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं। ये सॉल्वेंट की तरह यूज होती है। ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में है लेकिन इसका कोई नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है नाम भी। कमेंट सेक्शन में बताइए इस रिएक्शन का क्या नाम है, देखें आपको याद है नहीं, और प्लीज नोट्स रेफर मत करिएगा, देखते हैं कितने लोगों को ये याद है। ठीक है, बिना नोट्स देखे, नोट्स देखोगे तो पता चल ही जाएगा, उसमें तो लिखा ही हुआ है। बिना नोट्स देख के बताओ कि इस रिएक्शन का, जो नीचे वाली रिएक्शन है जिसमें हमारी ट्रांस एल्कीन बनती है, क्या नाम है इस रिएक्शन का। चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। फिर ये ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मेन पर्पस है कि आपकी एल्कीन में डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, आपके एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कहां प्रेजेंट है, ये पता लगाती है ओजोनोलिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं, तो इससे एक अजीब सी चीज बनती है जिसे ओजोनॉइड कहते हैं। ओजोनॉइड जो है ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, जब आप इसकी रिएक्शन जिंक H2O यानी हाइड्रोलिसिस कराते हो, आप चाहे ऑक्सीडेटिव मीडियम ऑक्सीडेटिव रिएजेंट के साथ कराओ या रिडक्टिव रिएजेंट के साथ कराओ, तो आपका ओजोनोलिसिस वो जो ओजोनॉइड होता है ये टूट जाता है। हमारे सिलेबस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही है मेनली, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ओजोनॉइड बनाया, फिर जिंक H2O डाला, तो देखिए दो हिस्सों में टूट गया।
अब देखिए ये जो हमारे प्रोडक्ट बने, इसको प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैंने क्लास में बताया था। कैसे बताया था? हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था, एल्कीन देखें, ओजोन देखें, यानी मन में आ जाए ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस करते ही हमारे मन में एक विचार आता है, एक आवाज आती है। कौन सी? जैसे किसी आदमी को काट रहे हो साउथ इंडियन मूवी में, कैसी आवाज आती है? किसी को काटे तो खैच, तो देखिए ऐसे खैच से आवाज आएगी। अब खैच से आवाज आने के बाद में हम क्या लगा देंगे, ओ ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। बताया था आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल में चक्की पीसेंगे, चक्की पीसते पीसते यानी जब चक्की चला रहे होंगे तो ख्याल आएगा कि ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। तो करना क्या है, बॉन्ड को बीच से खच्च से काटना है और ओ ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया। तो देखिए आपके दो मॉलिक्यूल ऐसे बनके तैयार हो जाएंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल भी इसके लिए देखते हैं भाई। जैसे देखिए ये है मैं हमारा एग्जाम्पल, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट इसका, जल्दी से। मन में कौन सी आवाज आनी चाहिए, खैच, फिर ओ ओ माय गॉड। ये देखिए आपका एक प्रोडक्ट ये बन गया और दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, अब आपको और ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। मैंने क्या बताया था, इस रिएक्शन का यूज क्या है, हम लोग इस रिएक्शन का यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कितने, क्या कहते हैं, हमारे पास में डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है। अच्छा, एक और रिएक्शन मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, हालांकि मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ है, बट नेम्ड रिएक्शन तो नहीं है, बट रिएजेंट तो हमारे लिए नेम्ड ही है। कितने लोग को देखे मालूम है नहीं मालूम है, अगर हम लोग डाइल्यूट के एमोनोफोर या फिर कोल्ड के एमोनोफोर या फिर हम लोग 1% के एमोनोफोर लें तो इसका नाम क्या है, इस रिएजेंट का एक नाम होता है। ठीक है, आप लोग पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद में इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए इस रिएजेंट का नाम क्या है। और अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूं इसका नाम क्या है। इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करता है, जिससे मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, इवन या एल्काइन भी है, तो इसमें अगर आप बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो आपका एल्काइन का कार्बन, सॉरी एल्कीन का डबल बॉन्ड खत्म होके बदले में दो OH OH लग जाएगा, अगल बगल OH लग जाएगा, तो विसिनल डाइऑल बनाने के काम आता है। केमनोफोर जो है इसका कलर आपको मालूम है पर्पल या वॉयलेट टाइप से होता है, डीप पिंक भी बोल सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमारा जो ये है, क्या नाम इसका, जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, ये जो हमारा बेयर्स एजेंट है इसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो अगर कोई कंपोनेंट या कोई कंपाउंड आपके बेयर्स एजेंट का रंग उड़ा दे, कलर उड़ा दे, तो हम कहते हैं पक्का वहां अनसैचुरेशन है, यानी ये आपका टेस्ट है, टेस्ट है फॉर C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है इसके अलावा और कौन सा टेस्ट आप जानते हैं जो हमारी मदद करता है अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने में। चलिए समय को वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन भैया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो टाइप की होती है, एक होती है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। ये ESR है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बेंजीन रिंग देती है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3Cl से, यानी RCl से। तो देखिए होता ये है कभी भी आपको ये दोनों चीजें एक साथ दिख जाएं, RCl और लुइस एसिड, AlCl3 जरूरी नहीं है, BF3 भी हो, FeCl3 भी हो, तो होता ये है कि R और Cl का बॉन्ड टूट जाता है, आपको यहां मिलता है R प्लस इज सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है हमारा ये, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो आप लोग जानते ही होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपके बेंजीन रिंग के पास और ये H हटा करके खुद यहां लग जाता है। जैसे CH3Cl डाला आपने, CH3Cl में CH3 प्लस जाएगा, H को हटा के खुद लग जाएगा, टोलुइन बन गई। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें आपके कुछ लोग जो हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं भी देते हैं, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी। इसी तरह एक और है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। इसमें हम क्या कराते हैं, आपने पिछली बार RCl लिया था, अब की बार आप RCOCl लेते हो। RCOCl लेते हो, होता वही है, देखो ये आपका बॉन्ड बीच से टूट जाता है, ये देखिए ये बॉन्ड बीच से टूटेगा, यहाँ C पे प्लस जनरेट होगा और वो प्लस जाके आपका फिर H को हटा करके खुद अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन कराई गई है इससे एसिटाइल क्लोराइड से, तो एसिटोफिनोन बना डाला हमने। ठीक है, ये कीटोन बनाने का भी मेथड कह सकते हैं। एसाइलेशन के लिए हम लोग ये एनहाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कभी भी
ये ऐसा चीज दिख जाए, इसको हम लोग एनहाइड्राइड कहते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको एनहाइड्राइड दिखे तो आपको करना ये है कि बस ये वाले बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है, सी और ओ के बॉन्ड को, ओ पे माइनस दे देना, सी पे प्लस दे देना, बस इस प्लस को जाकर के बेंजीन से लगा देना। तो ये देखिए आपका फिर से एसीटोफिनोन बना डाला हमने इस रिएक्शन के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है। कुछ लोग इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, कौन कौन नहीं देता है, जब भी कभी बेंजीन रिंग पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब Cl से स्ट्रॉन्ग हो, जैसे COOH हो, आपका CHO हो, NO2 हो, ये लोग कभी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे, ना एल्काइलेशन ना एसाइलेशन। इसके अलावा कभी बहुत स्ट्रॉन्ग EDG भी लग जाए, अगर जैसे NH2 लग जाए, EDG समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लीजिए NH2 लग जाए या NHR लग जाए या OH लग जाए, बस यही मिलेंगे हमें। तो OH तो फिर भी हल्का फुल्का दे देता है, लेकिन बाकी एनिलीन वगैरह बिल्कुल भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती हैं, बल्कि फिनॉल को भी मानिए कि ना के बराबर देती है। चलिए अब आते हैं अल्कोहल की रिएक्शन में। सबसे पहले हमारे लिए ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है भैया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, यानी कार्बोकटाइन बनता है। तो यहाँ से OH हटेगा, यहाँ R पे प्लस आएगा, OH हटने के बाद R पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और वो प्लस जो है आपका इस Cl HCl के Cl माइनस से कंबाइन होकर के क्या बना देगा, RCl। तो ये RCl बना जैसे ही बनेगा, ये RCl आपका व्हाइट टर्बिडिटी की तरह, सफेद सफेद झाग वाग की तरह आपको सॉल्यूशन में बनता हुआ फील होगा। जैसे ही आपका RCl बनेगा, मतलब जैसे ही ये टर्बिडिटी आएगी, आप समझ जाएंगे कि RCl बन गया है। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले ही रिएक्शन मैकेनिज्म में कि SN1 सबसे फास्ट देते हैं 3 डिग्री वाले कंपाउंड, 3 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले। तो 3 डिग्री अल्कोहल इस रिएक्शन को इमीडिएटली देते हैं, देखिए लिखा है टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी अल्कोहल 5-10 मिनट ले लेता है टर्बिडिटी में, प्राइमरी अल्कोहल ना तो टर्बिडिटी का भी नहीं देगा, ये आपकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे देगा। इसी को हम लोग एज अ टेस्ट यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ल्यूकास टेस्ट आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 डिग्री वाला ही इमीडिएट दे। मान लीजिए अगर आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल है या एलाइलिक अल्कोहल है, वो भी ये रिएक्शन इमीडिएट देंगे, क्योंकि उनका कार्बोकटाइन भी स्टेबल बनता है। समझ पा रहे हैं हम लोग या नहीं भाई? देखो ना यहाँ पे हमारा, मैंने क्या बोला, R+ बनेगा। अगर R+ स्टेबल है जैसे 3 डिग्री वाला, तो फास्टेस्ट होगी रिएक्शन। पर यार ये लोग भी तो स्टेबल कार्बोकटाइन है, भले ही देखो ये 1 डिग्री लगे आपको दिखने में, पर ये भी तो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसी तरह ये देखो ये लाइलिक वाला, ये भी तो कार्बोकटाइन स्टेबल है। तो ये सब इमीडिएट देते हैं टर्बिडिटी। कौन सा टेस्ट कहलाता है भैया? ये ल्यूकास टेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आती है डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि जो नाम भले ही एनसीईआरटी में नहीं है पर वो इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको इंक्लूड किया है। क्या है भैया यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, ROH यानी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई है। आप पायरिडीन ले सकते हो, पायरिडीन अगर ले लोगे तो मैकेनिज्म थोड़ी चेंज हो जाती है, पर एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। तो होता ये है आपका OH हट के Cl लग जाता है, RCl बनता है, और HCl और SO2 निकलते हैं। अब HCl और SO2 हमारे लिए जो है गैस है, तो ये गैस निकल जाएंगी, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ RCl। तो ये RCl आपको प्योर मिलने वाली है, तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है RCl बनाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दो और रिएक्शन हमारे लिए, एक है फिनकेल्स्टीन और एक है हमारे लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। इन्हें हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आपके RX, ध्यान रखिएगा X जो है Cl या Br होना चाहिए, तो आपने क्या किया, आपने RCl या RBr की रिएक्शन को NaI या KI भी कर सकते हैं, और एसीटोन कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर एप्रोटिक हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या होगा देखो, अब मैं इसका प्रिंसिपल बताता हूं, हालांकि प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। देखिए, चाहे NaCl हो, चाहे NaBr हो, चाहे NaI हो, अगर हम इनके कोवेलेंट कैरेक्टर पे ध्यान दें
तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर कुछ ऐसा होता है, दिस इज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर। कितने लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे? देखते हैं कौन सा रूल फॉलो किया हमने कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने में, आपको बताना है। ठीक है, आई का साइज बड़ा है तो आई का साइज बड़ा होने से एनाइन का साइज बड़ा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। रूल आपको बताना है कौन सा रूल फॉलो किया है। तो ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका हाई है तो ये सॉल्युबल है एसीटोन में या एप्रोटिक सॉल्वेंट में, पर ये लोग कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा रखते नहीं है तो ये लोग इनसॉल्युबल हैं। तो हुआ क्या, जब आपने रिएक्शन कराई तो देखो यहां से NaX बन गया, तो NaX जो है वो एज अ पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, वो इनसॉल्युबल है। तो ली चैटले प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट हटा रहे हो तो इक्विलिब्रियम पूरा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ भी लगाते हैं। ये देखिए RBr या RCl भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन हम लोग AgF से करा रहे हैं। AgF क्या, आप CuF2 से करा लो, SbF3 से करा लो, PbF2 से करा लो, ये सब क्या है, ये सब आपके वाटर सॉल्युबल फ्लोराइड्स हैं। लेकिन जब इनकी रिएक्शन होगी तो देखो AgBr एक बना। व्हाट इज AgBr? AgBr आपका व्हाइट पीपीटी है, ओ व्हाइट कह रहा हूँ, पेल येलो पीपीटी है। COF2 से COBr2 बन जाएगा, PbBr2 बन जाएगा, ये पीपीटी बन जाएंगे और बदले में आपका क्या बनेगा, RF। तो ये RF बनाने का तो मैं बताऊँ इकलौता मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं RF बनाने का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से हैं दोनों। इसके बाद में आपकी कुछ डाइजोनियम की रिएक्शन है, जैसे देखिए एक है AR, यानी इसको हम लोग कहेंगे एराइल डाइजोनियम क्लोराइड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे बेंजीनिंग है AR हो गया, ये N2 प्लस X माइनस डाइजोनियम है। ये कैसे बनाया जाता है हम लोग आगे सीख लेंगे। डाइजोनियम चलो मैं बता ही देता हूँ। डाइजोनियम बनाने के लिए आप बेंजीन रिंग की रिएक्शन, सॉरी एनिलीन की रिएक्शन आप कराएंगे NaNO2, साथ में आप लेते हैं HX, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, या आप सिर्फ HNO2 भी ले सकते हैं, और 0 to 5 डिग्रीज मैंडेटरी। क्या हुआ इससे, हमारा ये डाइजोनियम बन गया। अब डाइजोनियम में देखो ये N2 लगा हुआ है, ये N2 क्या है, ये आपका एक बेस्ट लिविंग ग्रुप मानिए इसको, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है ये। मतलब इसको ऐसा मानिए कि जैसे ये यहाँ है ही नहीं, ये बस खड़ा है तैयार कर हम जा रहे हैं, हम कहीं जाओ। तो N2 आपका मानी गया, तो N2 जब यहां से निकलेगा तो पीछे प्लस छोड़ता हुआ जाएगा। तो आपको ऐसे मानना है कि ये इक्विवेलेंट है कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लस। तो आपने जैसे CuBr डाला तो देखिए यहाँ का Br आके यहाँ चिपक गया, देखिए ArBr। Cl डाला Cl लग गया, Cn डाला Cn लग गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर आप थोड़ा सा चेंजेस कर दें, चेंजेस क्या कर दें कि अगर आप CuCl ना लेकर के सिर्फ Cu और HCl ले लें, Cu और HBr ले लें, तो भी आपका ये ArCl बन जाएगा। ये कहलाती है गैटरमैन रिएक्शन। एनसीईआरटी लिखती है कि गैटरमैन से ज्यादा अच्छी होती है सैंडमेयर, कि आपकी वो ज्यादा अच्छी बेटर यील्ड आती है सैंडमेयर में। अब ये तीसरी आपकी बॉल शीमन रिएक्शन, ये क्या होती है भैया, इसमें हम लोग वही अपना डाइजोनियम, इसकी रिएक्शन HbF4 से कराते हैं। तो इसको ऐसे मानिए H प्लस BF4 माइनस, तो पहले नंबर पे आपका वो वहां से Cl हट जाता है और यहाँ N2BF4 बनता है। ये एक पीपीटी है, ये नीचे बैठ जाएगा। फिर हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर N2 आपका अलग हो जाएगा एज यूजुअल, N2 अलग। आपका BF4 जो है वो BF4 माइनस टूट करके BF3 F माइनस बनाएगा, देखो BF3 अलग, और ये ARF, यानी आपका बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन लग जाएगा। अगेन बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन लगाने का और कोई मेथड नहीं है हमारे पास, यही एक मेथड है। रिएक्शन का नाम है बॉल शीमन रिएक्शन, बट ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नाम के हिसाब से नहीं दी हुई है। देखिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कोई रिएक्शन थोड़ी ना, बट ग्रिग्नॉर्ड इज इंपॉर्टेंट टू अस। कैसे बनाते हैं ग्रिग्नॉर्ड, RX की रिएक्शन Mg ड्राई ईथर से कराते हैं। ध्यान रखिएगा ईथर ड्राई होना चाहिए, मॉइस्ट ना हो। फिर वही बात है, अगर मॉइस्ट ले लोगे तो क्या समस्या आएगी बताओ, मॉइस्ट लेने पे मैग्नीशियम मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकता है। तो आपका देखिए RMgX बन गया। ठीक है, इसी तरह देखिए जैसे कि एग्जांपल है CH3I की रिएक्शन Mg से कराई तो CH3MgI बन गया। आगे याद रखना अगर कभी जरूरत पड़ी तो RMgX में Mg के ऊपर होता है प्लस, R के ऊपर होता है माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो जब भी इसकी रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा और आपको R माइनस मिलेगा और MgX प्लस मिलेगा, ऐसे मानते हुए चलिएगा।
यहां पे R और Mg का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और Mg और X का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। अगली रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। आजकल खांसी जुकाम थोड़ा ज्यादा हो गया है, इस चक्कर में माफ कीजिएगा। हालांकि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, इसमें क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में हम लोग किसी RO माइनस, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी R-X से। जब ये रिएक्शन होती है तो RO माइनस से पीछे से अटैक करता है, यहां से X निकल जाता है, तो आपका प्रोडक्ट बनता है RO-R', मतलब ईथर बनता है। बट देखो इट्स नॉट सिमेट्रिक। कैसा ईथर है ये? एसिमेट्रिक ईथर है। ये एसिमेट्रिक ईथर बनाने का मेथड है। ठीक है, एसिमेट्रिक ईथर से क्या होगा हमारा, इसमें हो क्या रहा है, X हट रहा है और उसके बदले OR आ रहा है। SN2 मैकेनिज्म जाती है। कौन सी मैकेनिज्म? SN2, यानी बैक साइड अटैक होता है। जैसे देखो CH3ONA और CH3I से रिएक्शन कराई, NaI निकल गया, CH3O CH3 बन गया। इससे तुम यार हर टाइप का ईथर बना सकते हो। सिमेट्रिक बनाना चाहो सिमेट्रिक बना लो, एसिमेट्रिक बना लो। देखो यहाँ सिमेट्रिक बना लिया हमने, एसिमेट्रिक सिमेट्रिक हर टाइप का ईथर बनता है। बहुत अच्छा मेथड है यार ये। इसके एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे देखो फिनॉल में NaOH डाला तो क्या हुआ, ONA बन गया। क्या हुआ यहाँ पे, OH माइनस ने आकर के OH माइनस ने आकर के आपके इस H को हटा दिया, तो इससे आपका O माइनस Na+ बन गया। अब क्या हुआ, अगले स्टेप में आपने डाल दिया CH3I। CH3I में CH3 के ऊपर प्लस है, I के ऊपर माइनस है। O माइनस ने यहाँ अटैक किया, I यहाँ से निकल गया। तो यहाँ हमारा क्या बना, देखिए O के ऊपर क्या लगा, मिल गया CH3। इसे एनिसॉल बोलते हैं, या आप इसे चाहो तो फिनाइल मिथाइल फिनाइल मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हो, या मिथॉक्सी बेंजीन तो IUPAC नेम हो गया। ठीक है, तो ये कई रिएक्शन आप इसके यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई विल से। हाँ, इसमें देखो कुछ कमियां लिखी हुई है। क्या कमी लिखी है, देखो सबसे पहली कमी, बहुत इंपॉर्टेंट है कमी, कि अगर आपको 1 डिग्री RX यूज कर रहे हैं तो बेटर यील्ड आएगी। 3 डिग्री में तो आपका एल्कीन मिल जाती है। मतलब जैसे देखो ये है, मान लो CH3O-, इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने CH3CH2X से कराई या Cl से कराई मान लो, तो ये CH3 में यहाँ अटैक करेगा, ये Cl हटके आपका बन जाएगा CH3CH2O CH3। फेयर इनफ, SN2 मैकेनिज्म। क्यों, ये 1 डिग्री है। पर यही अगर आप लेट से ये कराते हो CH3O- प्लस CH3C CH3 और यहाँ देखिए ये लग गया Cl, कितने डिग्री अल्काइल ऐड हो गया, 2 डिग्री। अब ऐसे करके पीछे अटैक नहीं हो पाएगा। पता बदले में क्या होगा, बदले में जो CH3O- है ये यहां का एक H हटा देगा, और ये Cl और ये H साथ में हटेंगे और आपकी एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। देखें कितने लोग को मालूम है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है, बताइए कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है, आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ लोग एलिमिनेशन कमेंट करेंगे, एलिमिनेशन के अलावा में ये बताना है एलिमिनेशन में कौन सी, एलिमिनेशन में कई एलिमिनेशन होते हैं। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। डाउस प्रोसेस ये इजी है। डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, एक्वस होता है, 623 डिग्री 623 केल्विन तक गर्म करते हैं, विच इज वेरी हाई, और 300 ATM प्रेशर लगभग रखते हैं। इससे आपका पहले फिनॉक्स क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, इसे फिनेट आयन भी बोल सकते हो। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट करता है HCl से, तो देखिए NaCl यहां से निकल जाएगा और ये OH बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, और ये इतनी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर किया जा रहा है। हालांकि मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, देखिए कितने लोग बता पाते हैं कि व्हाई वी नीड सच सच विगरस कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में बताइए इतनी विगरस रिएक्शन हमें क्यों करनी पड़ रही है, इतनी भयानक रिएक्शन क्यों करनी पड़ रही है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट यील्ड आती है, कोई नेम्ड रिएक्शन नहीं है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन की रिएक्शन B2H6 से सबसे पहले कराई जाती है। इससे कुछ बनता है, हालांकि मैकेनिज्म में पूछा नहीं जाता है, फिर भी बनता है।
फिर इस ये जो चीज बनी है इसकी रिएक्शन हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, जैसे H2O2 और OH-। तो दो स्टेप की रिएक्शन है। पहले नंबर पे B2H6, कभी कभी B2H6 की बजाय सिर्फ BH3 लिखा मिल जाता है। क्या लिखा मिल जाता है? BH3। हालांकि B2H6 बेटर है पर लोग BH3 भी लिख देते हैं। सॉल्वेंट हो सकता है लिखा मिल जाए, THF यहाँ एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है इससे क्या होता है आपका CH3 CH2 यानी पूरा आपका OH यहाँ पे देखिए अटैच हो जाता है। अल्कोहल बनाने का मेथड है। लेकिन यहाँ देखिए रूल कौन सा फॉलो हुआ है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है। कौन सा रूल फॉलो हुआ है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब समझो आप पूरा देखो ध्यान से। हमारे पास ये एल्कीन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले नंबर पे हमने क्या डाला B2H6, दूसरे नंबर पे क्या डाला H2O2, साथ में OH-। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में ये डबल बॉन्ड देखिए टूटा आपका। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? पॉजिटिव पार्ट आपका जिससे भी रिएक्शन हो रही है तो ये H+ और OH- का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में H+ वहां जाएगा वेयर का HR-लेस, ये एंटी मार्कोनिकॉफ में। तो ये देखिए यहां H जाएगा क्योंकि यहां ऑलरेडी सिर्फ एक ही H था, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा वेयर HR मोर, यहां जाएगा OH। देखिए कोने में ही क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम दिया जाता है इस रिएक्शन को। चले बढ़ेंगे आगे। जोन्स रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट में CrO3 में एक्वस H2SO4 मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? एक्वस H2SO4, साथ में एसीटोन ले लीजिए। साथ में एसीटोन ले लीजिए। तो जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए, तो एट 1 डिग्री अल्कोहल इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 डिग्री अल्कोहल आपका कन्वर्ट होता है कीटोन में। ध्यान रखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल यहां कोई रिएक्शन नहीं दिखा पाता है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता। अब देखिए क्यूमीन प्रोसेस, फिनॉल बनाने के लिए क्यूमीन प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपकी क्यूमीन की रिएक्शन O2 से कराई जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस रहती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाती है। इससे पहले आपका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है और उससे आपके दो चीजें बनती है, एक फिनॉल और एक क्या? एसीटोन। कैसे मैकेनिज्म जाती होगी जरा देख लेते हैं। O2 है, O डबल बॉन्ड O, ये आपका पाइप सनलाइट में बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ये देखिए ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां पे हटता है और एक O जाकर के इस 3 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और दूसरा O जाकर के हमारे कार्बन से जुड़ जाता है। तो देखिए हमारा ये इस टाइप से, देखिए ये H जुड़ गया इधर एक ऑक्सीजन से और एक दूसरे ऑक्सीजन से हमारा कार्बन जुड़ गया। तो ये आपका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस से याद रखिएगा फिनॉल बनता है और एसीटोन, यही बनता है हमारे इस मेथड में। हमारे सिलेबस में क्यूमीन के थ्रू यही दो चीजें बनती है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कोल बेस्ड रिएक्शन। कोल बेस्ड रिएक्शन क्या होती है? कोल बेस्ड रिएक्शन में हम लोग फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं NaOH से, तो सोडियम फिनॉक्साइड या फिनेट जो भी बोलिए बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए O पे माइनस और Na पे प्लस है। जब O का माइनस रेजोनेंस में जाएगा तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव जनरेट करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा चलता हूं, मैकेनिज्म बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए CO2 है, CO2 में C पे प्लस है। क्या है? C पे प्लस है। ये देखिए जो यहाँ का माइनस है यहाँ पे कर देगा अटैक, और जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन को यहाँ अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए हमारे पास आ जाएगा बेंजीन रिंग, इस पे O- Na लगा है, और ये लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-। अब क्या होगा अगले स्टेप में? हमने इसमें HCl भी डाला हुआ है, तो इसमें आप एसिड डाल दीजिए H+, तो H+ यहाँ तो एक तो O- पे जाएगा और यहाँ O पे जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? OH और COOH। इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलिसिलिक एसिड बनता है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, जरा देखें कैसे।
ऑल्दो इसकी मैकेनिज्म कुछ और है, लेकिन मैं आपको चलता हूँ मैकेनिज्म बताऊंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। मैकेनिज्म तो ये है एक्चुअल मैकेनिज्म कि ये दोनों लोग पहले रिएक्ट करते हैं और हमें एक ये CCl2 कार्बीन बना करके देते हैं। हालांकि उससे भी पहले एक और स्टेप होता है, NaOH जा करके इसके इस एसिडिक H को यानी फिनॉल के H को हटा देता है। तो देखो पहली चीज तो आपको यही मिलेगी। फिर जो वो CCl2 था वो एज कार्बीन होता है, अब कार्बीन NCERT में लिखा नहीं है तो मैं आपको कार्बीन वाली मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। अब ऐसे समझिए CHCl3 में ऐसे CHCl3 देखो ऐसे लिख लिया मैंने, ये देखिए ये CHCl3 है, ठीक, यहाँ C के ऊपर प्लस है तो ये O- जो है अपनी ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, फिर ये माइनस देखो यहाँ अटैक करेगा, जस्ट लाइक कोल बेस रिएक्शन में करा दिया मैंने इसको, Cl फिर हट जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसी चीज आ जाएगी आपके पास, ये इंटरमीडिएट है। फिर हम क्या करते हैं, इस इंटरमीडिएट पे हम NaOH डाल दिया, तो NaOH क्या करेगा, देखो ये OH- जा करके 2 बार SN2 दिखाएगा, 2 बार SN2 दिखाएगा, दोनों Cl वहां से निकल के OH लगा देगा। फिर ये OH और यहाँ का H, जब भी एक कार्बन पे 2 OH लग जाते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से पानी निकल जाता है, तो यहाँ से पानी लूज कर गया, देखिए आपका ONaCHO बन गया। फिर उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दिया हमने, तो आपका सैलिसिल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, सैलिसिल्डिहाइड। याद रखना भैया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर मैं यहाँ पे सारी प्रोसेस यही रखता, बस CHCl3 की जगह CCl4 कर देता, यही मैकेनिज्म जो दिखाई थी, तो हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट बनता, ये आपको खुद से बताना है। आते हैं रोजनमुंड रिडक्शन में। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है, रोजनमुंड रिडक्शन में हम लोग अपने RCOCl यानी कार्बोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2 से कराते हैं, लेकिन पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट लेते हैं, H2PDBSO4 सल्फर क्विनोलिन ये सब लेते हैं। तो आपका देखिए होता ये कि ये Cl हटेगा और बदले में यहाँ H आ जाएगा, यानी HCl अलग हो जाएगा। तो देखो HCl अलग और यहाँ देखो H आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, काम आ सकती है। इसी तरह स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग साइनाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं SnCl2 और HCl। अब आपको अच्छे से पता है, पी ब्लॉक में हमने पढ़ा भी है कि टिन कार्बन की फैमिली का मेंबर है, टिन की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +4 होती है, यहाँ टिन +2 में है, तो टिन खुद कोशिश करेगा +2 से कहाँ जाने की, +4 जाने की, यानी खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो दूसरों का रिडक्शन होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये देखो लिखा भी हुआ है कि SnCl2 और HCl मिलकर SnCl4 और H बना देते हैं, यानी नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये देखो ये +4 में चला गया +2 से। अब ये जो आपके 2 H हैं, ये जाकर इसको रिड्यूस करते हैं और ये C डबल बॉन्ड NH बना देते हैं, इसे हम कहते हैं ये इमाइन बन गया। क्या बन गया, इमाइन। अब इमाइन तुम चाहे इसको क्या बोलते हैं, ये एल्डिहाइड के थ्रू बनाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि अगर कार्बन नाइट्रोजन ऐसे कनेक्टेड और कार्बन sp3 ना हो, बस sp2 और spo कोई लोड नहीं, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो चाहे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो C और N का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन पे प्लस रहना चाहिए, N पे माइनस रहना चाहिए, तो C को पानी का नेगेटिव पार्ट मिलेगा विच इज OH, और N को वाटर का पॉजिटिव पार्ट मिलेगा विच इज H+, तो ये दोनों जाकर के आपके अलग हो जाएंगे। यही सेम देखो यहाँ किया है, हमने हाइड्रोलिसिस कराई, C इज नॉट sp3, ये sp2 है, तो होगा क्या कि आपका यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, कार्बन को एक नहीं 2 OH मिलेंगे, और 2 OH मिलके एक पानी निकाल देंगे तो RCHO बन जाएगा देखिए, और N को 2 H मिलेंगे तो देखिए NH3 बन गया, और HCl था साथ में तो NH4Cl बन गया। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं आगे। इटाल रिएक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। CrO2Cl2 को हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो टॉलुइन की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, सॉल्वेंट CS2 ले लो या कोई एपोलर सॉल्वेंट ले लो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इससे होता ये है कि आपका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट है ये। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो इससे हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। मैंने तो देखो ऐसे याद किया हुआ है कि CrO2Cl2 में 2 O है,
दोनों दोनों सेम होंगे, एक जाके क्राइम करता है, दूसरा पकड़ाता है, मतलब जुड़वा है, एक करेगा क्राइम, दूसरा पकड़ा जाएगा, ये दूसरा सीधा होगा। तो देखो CrO2Cl2 में एक O जाता है, एक H को उठा लेता है, तो देखो एक O आपका OH में बदल गया, और दूसरा वाला जो O है वो बेंजीन के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ऐसे दो लोग थे, तो यानी कुछ आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इस तरीके से हुआ है। देखो एक H OH में बदल गया, एक H OH में बदल गया, उसने H को उठा लिया, दूसरा वाला पकड़ा गया, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। इसकी हाइड्रोलिसिस कराइए, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन को मिलेगा OH और O को मिलेगा H। हाइड्रोलिसिस कराने पे लीजिए अलग हो गया, हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। एक कार्बन पे 2 H, पानी निकाल दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से कराते हैं, और लुईस एसिड को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, एनाइड्रस ClCl3, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑल्दो ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन काम आ जाएगा आपका। ये देखिए H प्लस है, Cl माइनस है, ठीक। तो ये देखिए C पे माइनस जो है ये H प्लस पे अटैक किया, तो इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारा आ गया C ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस और यहाँ पे H, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा। भैया कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ये। फिर O के देखिए 3 बॉन्ड बने, O कहेगा यार हम क्यों पॉजिटिव रखें, पहले कार्बन हम ही अकेले क्यों पॉजिटिव चार्ज रखें, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लिए, इससे हमारा HC डबल बॉन्ड O H यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा। ये प्लस जाकर के डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा, कौन सी मैकेनिज्म जाएगी, ESR मैकेनिज्म के तहत आपकी ये चीज बन जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास में होगा ये कि हमारे पास एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ये होता है C डबल बॉन्ड O अगर है तो इसके बगल में जो कार्बन लगा होगा वो अल्फा कार्बन है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन लगा होगा वो क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के लिए यू मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, आफ्टर दैट यू शुड हैव डाइल्यूट बेस। तो उससे आपका एल्डोल बनता है सबसे पहले, जिसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। फिर इसको अगर हम लोग जो एल्डोल बनेगा इसको हम गर्म कर देंगे तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनता है। देखते हैं एक बार इसको समझिए फिर से, क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन, क्या होना चाहिए, बेस। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए हमने समझा कैसे है। ये देखिए जैसे ये देखिए CH3CHO है इथेनॉल, ये C डबल बॉन्ड हो गया इधर, ये बाजू में कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, इस पे लगा हाइड्रोजन, डाइल्यूट NaOH डाला है। कैसे रिएक्शन होगी जरा देखो, पहले बनेगा एल्डोल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, कैसे बनता है जरा देखना है, ये देखिएगा कैसे बना होगा ये, मैं पूरी मैकेनिज्म दिखा दूं। हमने डाइल्यूट बेस लिया है, क्या लिया है हमने, डाइल्यूट बेस। ये देखिए डाइल्यूट बेस यानी OH माइनस जाकर के इस H को हटाएगा, ये अल्फा H है, एसिडिक H है, इसको हटाने से क्या होगा हमारे पास CH2 माइनस आएगा, C डबल बॉन्ड O H, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसलिए फॉर्म भी हो सका है। अब देखिए ये जो एनाइन बना है हमारा, इसको हम लोग इनोलेट बोलते हैं, ये हमारा अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पे। क्यों किया इस कार्बन पे अटैक, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है थोड़ा सा प्लस, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा हमारा CH3 CO माइनस, यहाँ H CH2C डबल बॉन्ड OH CHO। अब ये देखिए डाइल्यूट लिए तो पानी भी होगा हमारे पास, पानी से H उठा लेगा, तो देखिए सबसे पहले आपका ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसको आप बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हो। पर्टिकुलर ये वाला जो है, अब इसको देखो एल्डोल बोलते हैं, क्यों एल्डोल बोलते हैं, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का एल्ड, और ये अल्कोहल, अल्कोहल का ऑल, तो ये एल्डोल हो गया। इसको गर्म कर दो, गर्म करने से क्या होगा, यहां से OH और ये बाजू से H हट जाएगा, पानी निकल के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, इसे हम लोग कहते हैं एल्डोल।
एल्डोल कंडेंसेशन, यहां तक की रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल एडिशन, ये कंडेंसेशन। चलिए कुछ और ढंग की बातें समझते हैं। क्या बातें समझनी है भैया हमको, जल्दी से देखते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट हमसे ये कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट पूछा जाता है। कौन सा प्रोडक्ट पूछा जाता है? कंडेंसेशन। तो देखिए मैं कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ, कैसे कंडेंसेशन का हमें प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक ऐसे करके बंदूक ले लेनी है। ये देखिए ये बंदूक है। बंदूक कैसे, देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था, ये ऐसा नहीं लगे जैसे गन की तरह, ये देखिए बंदूक की तरह, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गई हमारी गन। किस पे बंदूक चलानी है हमको? हमको चलानी है, चलानी नहीं है बल्कि दिखानी है। किसको दिखानी है? दूसरे वाले के दो अल्फा हाइड्रोजन को। ये पहला मॉलिक्यूल जो गन लिए हुए है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन पे बंदूक ताने हुए है। सोचो अगर तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई बंदूक तान दे, सारा सब माल हमको दे दो, गोली बाद में चलेगी, तुम्हें पसीना पहले निकल आएगा। ये देखिए यहां से क्या निकल रहा है? पसीना निकल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। आप कहेंगे सर ये डबल बॉन्ड कहां से आ गया? तो देखो इस कार्बन के हमने दो बॉन्ड तोड़े, इस कार्बन के भी हमने दो बॉन्ड तोड़े HH से, तो ये दोनों आपस में पानी निकाल दिए और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बन गया हमारा। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही पूछता है। और देखो इस प्रोडक्ट की खास बात, यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस भी है यहाँ। तो अगर आपके सामने चार ऑप्शन है और उसमें कहा जाए बताइए एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देख लेना जिसमें रेजोनेंस हो रहा हो वही बन सकता है, जिसमें रेजोनेंस नहीं दिखाया है वो नहीं बन सकता। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब देखिए प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन की वही एल्डोल कराई है, देखिए यही बनाए। एक बार बंदूक तनवाते हैं, देखें कैसे तनवाएंगे। दो मॉलिक्यूल लेने, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये बंदूक हो गई एक, किस पे बंदूक ताननी है? दूसरे के दो अल्फा हाइड्रोजन पे। और क्या निकाल देना है? पानी नहीं, क्या? पसीना। निकाल दिया पसीना भाई साहब, ये देखिए बन गया। थोड़ा दिमाग लगाना, कोशिश करना बनाने की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या है? अब देखो अभी तक क्या था, हमने सेम टाइप का एल्डिहाइड लिया था या कीटोन, देखो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है। यहाँ देखो पीछे भी एक ही टाइप का मॉलिक्यूल था, ये देखो CH3CHO नहीं, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल। जब आप यही एल्डोल दो टाइप के मॉलिक्यूल करते हो तो हमें इससे हम कहते हैं एल्डोल का क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या है, जैसे कोई CH3CHO दो टाइप अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। देखो दोनों के पास बंदूक है, इसके पास भी देखो C डबल बॉन्ड है, इसके पास भी D C डबल बॉन्ड है, दोनों के पास बंदूक है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? ये तो ओरली काउंट कर सकते हैं। एक अपने अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एक बंदूक चलाएगा अपने वाले के ऊपर, अपने जैसे के ऊपर, फिर ये भी बंदूक चलाएगा अपने जैसे के ऊपर, फिर ये वाला बंदूक चलाएगा इसके अल्फा हाइड्रोजन पे, ये वाला बंदूक चलाएगा इसके अल्फा हाइड्रोजन पे, यानी टोटल प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं? 4। अब आपके लिए टास्क है कि चारों प्रोडक्ट को आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाना है। ठीक है, चलिए कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है? ये एक एल्डोल के लिए जस्ट ऑपोजिट कह लीजिए। इसमें होता ये है कि वहां आपको चाहिए था अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए था, वहां चाहिए था डाइल्यूट बेस, यहाँ चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड बेस। ये एक प्रकार की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शनेशन। देखो इसमें होता क्या है, इसमें तुम्हारे दो CHO लगते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आपको दो CHO दिखे जिनके पास क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस यानी बेस से रिएक्शन हो, तो डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन। तो देखो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा CHO का तो COO माइनस बन जाएगा, और जब इसका रिडक्शन होगा तो यही CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब O माइनस क्यों, OH क्यों नहीं? क्योंकि बेसिक मीडियम है, तो यहाँ का H हट जाएगा। ध्यान रखना H बना मत देना। ठीक है, अब इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, NCERT में दिया हुआ है एग्जाम्पल ये दो।
ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड KOH, क्या हुआ, एक का ऑक्सीडेशन देखो HCOO ओके हो गया, और एक का क्या यहाँ पे रिडक्शन हो गया, HCOH हो गया, यानी अल्कोहल बन गया। तो एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन में पहचान है, अगर किसी रिएक्शन में अल्कोहल और एसिड साथ में बन रहे हैं सॉरी एसिड नहीं, एसिड का सॉल्ट, तो 99% कैनिजारो होती है। हालांकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी हो सकती है, बट कैनिजारो के ज्यादा चांस है। ऐसे देखो इसके भी, ये देखो ये इसकी कराई हुई है, खुद से करना है, बेंजल्डिहाइड है, देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कराना है इसका खुद से प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ भी क्रॉस कैनिजारो है, कैसे, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल लिए हैं। तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जब अगर क्रॉस कैनिजारो करा रहे हो तो याद रखना कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और लेस रिएक्टिव वाले का रिडक्शन। ठीक है, अब रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हिंड्रेंस, एंड रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस। ये बड़ा फैक्टर है, हिंड्रेंस मेजर फैक्टर है। खैर अगर इन दोनों को देखा जाए तो अब आप डिसाइड करिएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ये दो फैक्टर है हमारे सामने, और जो कम रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। तो आपको अब ये खुद से करना है, बोर्ड की ओर बाद में देखेंगे। चलिए हम बढ़ेंगे आगे। आइए एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट, यानी एल्डिहाइड कीटोन को अलग करने वाले टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट हो सकता है ये भी। टॉलेंस टेस्ट हम सबने लैब में कराया हुआ है, 12th में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। टॉलेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, क्या कहते हैं आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों में कोई भी एल्डिहाइड लीजिए, उसकी रिएक्शन टॉलेंस एजेंट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख के ही दिखा देता हूँ। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को NH3 प्लस AgNO3 ऐसे लिख सकते हैं, या NH4OH प्लस AgNO3 ऐसे भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। और ऐसा तो लिख ही सकते हैं जैसे लिखा है। तो यहाँ होता क्या है, देखो सिल्वर +1 में इट डजंट वांट टू स्टे इन +1, ये रिड्यूस होना चाहती है। तो देखिए सिल्वर में रिड्यूस हो गई, वाइट नहीं सॉरी वाइट गलत लिख दिया, ये सिल्वर मिरर आपको मिलेगा। तो और आपका ये जो RCHO है ये खुद का ऑक्सीडेशन करा लेता है, RCOO- बना लेता है, बदले में आपकी यहाँ पे अमोनिया गैस भी निकलती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कौन देता है ये रिएक्शन, सारे एल्डिहाइड, सारे मतलब सारे। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। दो सॉल्यूशन कौन, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है, एक्वस CuSO4। फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो CuSO4 और रोशेल सॉल्ट मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब हुआ जिसमें CHO डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, ऐसे एल्डिहाइड नहीं। बाकी सारे एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड आपके रिएक्ट करते हैं, आप कहेंगे किससे, फेलिंग सॉल्यूशन से। जो कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स है, तो कॉपर 2+ कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, जो कि एक रेड ब्राउन PBD है, और आपका RCOO- बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, ये सब आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, इट इज जस्ट लाइक फेलिंग सॉल्यूशन ऑल्दो नॉट इन NCERT। शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड देते हैं। एक कंपाउंड होता है जिससे कहते हैं हम लोग रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसका मजेंटा कलर होता है विच इज एक्चुअली डीकलराइज, जो ये मजेंटा कलर उड़ चुका होता है।
इस मजेंटा कलर उड़े हुए सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं शिफ्ट रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड से कराते हैं तो मजेंटा कलर वापस आ जाता है। तो ये जो मजेंटा कलर यानी पिंक कलर वापस आ जाता है, ये कंफर्म करता है कि हमने रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाई है। तो शिफ्ट रिएजेंट हमारा टेस्ट है एल्डिहाइड का। अब देखिए लिखा हुआ है कीटोन्स क्या नहीं करते, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन नहीं रिस्पॉन्ड करते। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो फॉर्म रिएक्शन दो टाइप के लोग देते हैं, एक आपके CH3COOR और आपका 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल विच इज दिस। यहां पे आपका R जो है वो कार्बन या फिर H भी हो सकता है। तो जब आप इनसे की रिएक्शन किससे करवाते हैं, देखिए ये जो NaOH लिखा है इसके बदले आप और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे आप X2NaOH लिख सकते हो, आप चाहो तो CaOX2 लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे NaOX हो ही गया X2 और साथ में Na2CO3 भी लिख सकते हो। मतलब बेसिक मीडियम में हेलोजन ले लिया। तो होता ये कि ये जो CH3 है ना, दिस CH3 टर्न्स इनटू CHX3 हेलो फॉर्म, और ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है यहां आपका लग जाता है OH। पर ध्यान देने वाली बात यह कि OH नहीं लगता है, एक्चुअली में तो O- लगता है, क्योंकि मीडियम बेसिक है ना। तो ये देखिए ONA लग गए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये क्या हुआ, CHX3 इज कॉल्ड हेलो फॉर्म। और ये तीन टाइप के हेलो फॉर्म हो सकते हैं, CHCl3, CHBr3, CHI3। अब ये जो CHI3 है ना, इट्स वेरी स्ट्रेंज, ये येलो कलर का सॉलिड है, ये नीचे बैठ जाता है। तो आप हेलो फॉर्म रिएक्शन जब आयोडीन के साथ कराते हैं तो उसको हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर मिथाइल कीटोन्स एंड 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल्स। इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। कैसे करना है वापस से प्रोडक्ट बता रहा हूं, CH3 को कन्वर्ट करना है CHX3 में, बाकी जो बच रहा है बस वहां O- लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अच्छा एग्जांपल है, देखेगा ये देखिए यहां क्या हो रहा है, ये NaOCl से कराइए तो देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पे देखो कार्बन लगाए, करना कुछ नहीं है, ये CH3 हटा दो, इस CH3 को कन्वर्ट कर दो CHCl3 में, और बाकी देखना ये बॉन्ड हमारा टूटा है तो यहाँ O- बस और लगा दो, तो यहाँ ONA देखो लग जाएगा, ये देखो बिल्कुल बाकी बिल्कुल सेम। ये डबल बॉन्ड देखो क्या, ये ट्रांस है, डबल बॉन्ड कैसा है, ट्रांस। तो यहाँ भी ये ट्रांस ही है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड की रिएक्शन नहीं है, ये उसकी रिएक्शन है, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की। सारे जितने भी 2 डिग्री अल्कोहल आ रहे हैं उस सारे 1 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं सिवाय अल्कोहल इथेनॉल के। सारे एल्डिहाइड ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं सिवाय एस्टल्डिहाइड के। ये दोनों ओनली 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड टू गिव दिस टेस्ट, और कोई इस टेस्ट को नहीं दे पाता है। इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है अभी, 1 डिग्री अल्कोहल में केवल इथेनॉल और सारे एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड, यही ये टेस्ट दे पाते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आती है HVZ रिएक्शन, एक और नेम्ड रिएक्शन है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू COOH। और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं पहले नंबर पे रेड फॉस्फोरस और X2 से। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, CH2 में H हट के आ जाएगा X, दूसरे नंबर पे पानी भी डाला जाता है बाय डिफॉल्ट। फिर जैसे देखो रिएक्शन कराई गई है, यहाँ Cl2 रेड फॉस्फोरस और HCl डाला, सॉरी Cl2 रेड फॉस्फोरस डाला, तो पहले यहाँ का CH2, यहाँ पे देखिए एक H हट के Cl आ गया। फिर आगे तुम चाहो तो और रिएक्शन करा दो, फिर देखो दूसरा H भी हट गया, फिर चाहो तो तीसरा H भी हटा लो, तुम्हारी मर्जी। मतलब अब आते हैं एमाइंस की रिएक्शन में, जिसमें आपकी है गेब्रियल
थैलिमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में हम लोग थैलिमाइड लेते हैं, पहले नंबर पे बेस डालते हैं। बेस क्या करेगा, बेस कुछ नहीं करता, इस H को हटा देता है। देखो O-N- हो गया। इसमें हमने RX डाला, N- ने अटैक कर दिया, X हट गया, देखो KX हट गया, ये आ गया हमारा NR आ गया। अब हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये C और N का बॉन्ड टूट जाएगा, N को 2 H मिल जाएंगे, RNH2 बन जाएगा। 1 डिग्री अमाइन है। आप इससे सारी 1 डिग्री अमाइन बना सकते हो, एक्सेप्ट क्या नहीं बना सकते, आप इससे PHNH2 नहीं बनवा सकते, आप इससे विनाइल अमाइन नहीं बनवा सकते, आप इससे ये 3 डिग्री वाले कार्बन पे NH2 लगाए ये नहीं लगवा सकते। इसके अलावा आप इससे नियो पेंटाइल अमाइन भी नहीं बनवा सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये लोग बनाने के लिए, अगर ये बनाना है मान लो PHNH2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, RX की जगह पे बेंजीन रिंग पे X लेना पड़ेगा, पर X के लोन पेयर तो रेजोनेंस में रहते हैं, तो ये SN2 नहीं देती है। आप यहां देखें तो इस स्टेप पे मैकेनिज्म का ये SN2, कौन सी मैकेनिज्म, SN2। प्रोडक्ट कैसे याद रखना है, जो RX का R है वही RNH2 में R है। मतलब हुआ ये कुल मिलाकर के कि ये RX से RNH2 बन गया है, बस ये कन्वर्जन हुआ है। कुछ बच्चे तो जब एग्जाम में आता है तो सीधे मार्क करते हैं, मतलब वो लोग टाइम ही नहीं वेस्ट करते, कहते हैं RX से डायरेक्ट RNH2 सीधे खत्म। तो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है, यही हमने थैलिमाइड लिया है, मैं यहां लिख रहा हूं, पहले नंबर पे KOH डाला, चलो दूसरे नंबर पे CH3 CH2 CH2 Cl डाला हमने, तीसरे नंबर पे एक्वस NaOH डाल दिया हमने। क्वेश्चन ये है एमाइन कौन सी बनेगी, ठीक है, आपको एमाइन का स्ट्रक्चर बना देना है कमेंट सेक्शन में, या एमाइन का अगर आप नाम लिख सके तो नाम लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओहो ये देखिए, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट इन रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। ब्रोमोमाइड का मतलब ब्रोमीन और एमाइड, तो जब भी ब्रोमीन और एमाइड साथ में दिख जाए बेसिक मीडियम में, तो ये डिग्रेडेशन रिएक्शन इसमें होता ही है कि आपका ये एक कार्बन कम हो जाता है, RCONH2 है ना, तो RNH2 बचता है, और ये R समहाउ यहां माइग्रेट कर जाता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNH2, और क्या क्या बनता है देखो पैरेलल में, Na2CO3, और पैरेलल में बनता है NaBr, और क्या बनता है NH2O। इसमें कुछ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, जैसे एक इंटरमीडिएट आपको ये मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है यार, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि एक इंटरमीडिएट ये बनता है, एक इंटरमीडिएट ये भी लोग बोलते हैं बनता है, हालांकि मैं इसका ज़्यादा फेवर नहीं करता हूँ। एक इंटरमीडिएट ये भी बनता है RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। देखो तो 2 Br नहीं बनते हैं, N पे 2 Br नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। अब आते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये क्या होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसमें 1 डिग्री अमाइन, कोई भी 1 डिग्री अमाइन A to Z, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH यानी बेस से कराते हैं। तो अभी तो रीमल्ट इवन रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो CH-Cl3 और KOH का कॉम्बिनेशन होता है ये हमें CCl2 जनरेट करके देता है, डाइक्लोरोकार्बीन। याद रखने में आसानी रहेगी, ये 2H और ये 2Cl मिलके हो जाएंगे 2HCl, और N और C मिलकर के हो जाएंगे NC, तो देखो RNC बनता है, विच इज फाउल स्मेल प्रोडक्ट, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी। अब देखो ये जो HCl बना है ना, ये KOH से रिएक्ट करके तुरंत KCl बना चुका होगा, देखो KCl बन गया और पानी बन गया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसको टेस्ट की तरह यूज करते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोनाइट्राइल टेस्ट, ये सब बोला जाता है। ये भी एक सैंडमेयर रिएक्शन है, हालांकि ये इस वाले का नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसका नाम सैंडमेयर रिएक्शन है। इसमें हम लोग 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन
HNO2 से कराते हैं, यानी कि नाइट्रस एसिड से कराते हैं। NaNO2 HCl भी ले सकते हैं साथ में, क्योंकि इन सिटू बनाया जाता है। HNO2 अनस्टेबल लिक्विड है। वास्तव में जो HNO2 है वो बनाने के लिए NaNO2 HCl का ही यूज करते हैं, HNO2 स्टोर करके नहीं रखते हैं। फिर होता ही है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमको जनरेट करके देता है NO+। क्या जनरेट करके देता है? NO+। जब भी HNO2 या NaNO2 HCl दिखे तो ये मिलेगा। तो ये देखो H2 और ये O, ये हट जाता है, आपका RN2 बन जाता है, RN2+Cl-। इसे हम कहते हैं एल्काइल डाइजोनियम, लिखा हुआ है देखिए, एलिफेटिक डाइजोनियम। ये आपका हाईली अनस्टेबल है, और ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसका N2 तुरंत हट जाएगा, और बाय डिफॉल्ट यहां पे पानी अटैक कर देगा। बाय डिफॉल्ट मतलब पानी दिखाना नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सॉल्वेंट है, यानी देखो ये N2 हटा, ऐसे समझो N2 हटा तो इससे R+ बना, इस R+ के ऊपर H2 अटैक कर देगा और क्या बना लेगा हमारा ROH। बाय डिफॉल्ट ROH बनता है, ध्यान रखना। पानी बाय डिफॉल्ट एज अ सॉल्वेंट अटैक कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। एनसीईआरटी में लिखा है और हमको पता भी होना चाहिए कि आज की डेट में हिंसबर्ग रिएजेंट इसको बोलते हैं। इसका नाम है पैराटोलुइन बेंजीन पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग 1 डिग्री अमाइन डाली, देखो तो ये HCl ऐसे निकल जाता है और आपका नाइट्रोजन जाके जुड़ जाता है सल्फर से। तो ये देखिए आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। फिर हम इसकी रिएक्शन एक बेस से कराते हैं। बेस क्या करता है, OH- जाके इस H को हटा लेगा, यानी कि सॉल्ट बना लेगा। सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर या बेस जो भी बोलिए, तो ये चीज घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब यही काम अगर आप 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से और 2 डिग्री अमाइन से कराएंगे तो फिर से ऐसे HCl निकल जाएगा। पर देखो अब यहाँ पे N के पास कोई H नहीं बचा, तो ये इनसॉल्युबल रहेगा बेस में, ये लिखा भी है देखिए, इनसॉल्युबल इन बेस। और 3 डिग्री टर्शरी अमाइन में तो H ही नहीं है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो ये टेस्ट है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को अलग करने में। फिर से एक बार, 1 डिग्री अमाइन जो होंगी वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेंगी और बेस में सॉल्युबल रहेंगी। 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेंगी लेकिन बेस में सॉल्युबल नहीं रहेंगी। और 3 डिग्री अमाइन तो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करेंगी। टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है ये। अब देखिए ये डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, ये हमारी नेम्ड रिएक्शन में मेरे ख्याल से आखिरी रिएक्शन ये रहेगी। डाइएजो कपलिंग रिएक्शन में पहले हम लोग डाइजोनियम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डाइजोनियम, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा। ये देखिए, डाइजोनियम बनाने के लिए, बेंजीन डाइजोनियम बनाने के लिए यहाँ पे यहाँ एनिलीन लेते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था हमने, हालांकि HNO2 डाल दें या NaNO2 HCl डाल दें, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखें। अब सोचो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन में क्या दिया था हमने थोड़ी देर पहले बताया था, NO+। तो ये जो H2 और ये O है ये हट जाएगा और बेंजीन रिंग पे क्या लग चुका होगा, N2+। ये देखिए ये रिलेटिवली स्टेबल है, ये रिलेटिवली स्टेबल है। एल्काइल डाइजोनियम, एलिफेटिक डाइजोनियम हाईली अनस्टेबल होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये स्टेबल क्यों है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बन गया। अब देखिए यहां पे क्या है, N2+। ये देखिए इस Cl- का कोई काम नहीं, इसको भूल जाइए अभी। अब देखिए ये प्लस है यहां, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग EDG लगा है जिसमें O के पास लोन पेयर है, तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव जनरेट करता है। तो ये नेगेटिव इस एंड पे अटैक करके एक ऐसा कंपाउंड बना देता है, इसे हम लोग कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर की डाई है। यहीं आप OH की जगह NH2 करा दीजिए, सेम चीज। तो ये नेगेटिव यहां पे अटैक कर देगा।
तो ऐसा करने से आपका पैरा अमीनो आइसोबेंजीन बन जाएगा। ये आपकी ये भी येलो कलर की डाई है, ये येलो है वो ऑरेंज है, याद रखना। तो ये डाई बन गई आपकी। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि जो फिनॉल लेते हैं तो उसमें बेसिक मीडियम लिया जाता है, ताकि फिनॉल बेसिक मीडियम लेने पर OH माइनस जाकर के इस H को हटा सके और ये फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिनॉक्साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेशन होता है। तो ये हमारी थी डायजो कपलिंग, और इसी के साथ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा नेम्ड रिएक्शन इन वन गो कंप्लीट होता है। हमने बहुत तेजी से कराया है, बहुत ज़्यादा हमने क्विक चीज़ें बढ़ाई हैं। कई चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, तो आपके लिए क्या काम है, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन पढ़ी नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप अपने नज़दीकी मोशन लखनऊ के सेंटर पे जाएं जो, तो वहाँ पे जाकर के हमारे केमिस्ट्री एक्सपर्ट होंगे। आप केमिस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या कम समझ में आया, तो आप अभी मौका है, हमारे पास आइए, ठीक है। तो आज की कहानी को हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए फन शॉट के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।